द्वैध प्रशासन का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, बताइए इनमें से कौन है द्वैध प्रशासन का जन्मदाता। यह है लायोनेल कर्टिस। कौन है? लायोनेल कर्टिस। और याद रखना, स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो द्वैध प्रशासन या द्वैध शासन का जन्मदाता लायोनेल कर्टिस को माना जाता है। और द्वैध शासन की रूपरेखा पहली बार लायोनेल कर्टिस तथा विलियम ड्यूक ने एक लेख द्वारा प्रस्तुत की। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का शासन था? कौन था? मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो नादिर शाह का आक्रमण 1738-39 में मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन और करता था मदिरा का सेवन, सुंदरियों के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, जिस कारण इसे रंगीला बादशाह के नाम से कहा जाना जाता था। उसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व हो गया था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक यही था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इस तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले था मुर्शीद कुली खां, उसके बाद आता है सुजाउद्दीन, उसके बाद अलीवर्दी खां और फिर आता है सिराज उद दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, लेकिन वह उसका जो वास्तविक संस्थापक था वो 1700 में बन गया था। और 1727 में मुर्शीद कुली खां की हो गई मृत्यु। उसके बाद उसका जो दामाद था, नाम था उसका सुजाउद्दीन, वो बंगाल पर उसने शासन किया 1739 तक। अब इसकी जगह इसका बेटा जिसका नाम था सरफराज खां आया, फिर वो गद्दी पर बैठा और उसी साल गद्दी से हटकर अली वर्दी खां नवाब बन गया। अली वर्दी खां की जगह ले ली सिराज उद दौला ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया? बताइए इनमें से क्या है इसका आंसर। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, एक एक लाइन पे एक एक पॉइंट पे अलग अलग प्रश्न बना देते हैं। कभी किसी का आंसर 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ आंसर है 1800 ना 13 ना 33 ना 53 बल्कि 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया। साथ ही बम्बई और मद्रास पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को स्पष्ट कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा यह भी तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। ये बहुत गलत किया, सब लूट गए इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय, अराष्ट्रवादी अधिनियम कहा? किसको कहा है? ये कहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम को। तो कांग्रेस ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कटु आलोचना की। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी और कहा कि यह समस्त देश पर और सर्वसम्मत इच्छा के विरुद्ध लाद दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसे अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह से व्यंग्य के रूप में पूछ लेगा। इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1935 के अधिनियम द्वारा निर्धारित द्विसदनीय विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो 3 यहाँ पर करेक्ट हैं, एक है इनकरेक्ट, उसी को ढूंढना है कौन सा है वो। सबको पढ़ लेते हैं फिर जल्दी जल्दी एकदम से। तो 1935 का अधिनियम ये कहता है कि राज्य परिषद एक स्थायी निकाय होगा, जबकि संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाएगा। करेक्ट है। राज्य परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, जबकि संघीय विधान सभा का चुनाव होगा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा। संप्रदाय तथा वर्ग आधारित मतदाता पद्धति का विस्तार किया जाएगा। ये तो बहुत गलत हुआ। और डी है इसका, संघ की विभिन्न इकाइयों के आपसी झगड़ों को निपटने के लिए तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। देखिए ये भी इसका करेक्ट है और इसका ये भी करेक्ट है।
तो गलत कौन सा, ये गलत है यहाँ पर। छठे का भी गलत है, क्योंकि राज्य परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, गलत। जबकि संघीय विधान परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के अनुसार किया जाएगा, तो बी यहाँ पर गलत है। क्योंकि 1935 के अधिनियम के अनुसार निर्धारित द्विसदनीय विधानमंडल के संदर्भ में निश्चित हुआ कि राज्य परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, उल्टा। जबकि संघीय विधानसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। संघीय विधानसभा के 250 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान परिषद द्वारा सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर एक इनकरेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है? तो इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, यही गलत है पहले ही। क्योंकि प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। अन्य तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं, तो इनको एक बार रीडिंग मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध पत्र पत्रिका नहीं है? कौन सी नहीं है? युगांतर है, संध्या है, काल है। अमृत बाजार पत्रिका नहीं है, शिशिर कुमार घोष की। तो अमृत बाजार पत्रिका, इस पत्रिका की शुरुआत 1868 में बंगला में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई। इस पत्रिका ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? किसमें हुआ? जम्मू कश्मीर में। तो भूमि हदबंदी कानून सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है, इंडियन लेबर पार्टी का गठन किया इन्होंने। जनजाति फेडरेशन की स्थापना की इन्होंने। अखिल भारतीय जनजाति संघ का निर्माण किया इन्होंने। और रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया इन्होंने। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं बताइए। 4 स्टेटमेंट है, 4 में से कौन सा सत्य है? सारे के सारे करेक्ट हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो इन्होंने इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में। जनजातीय फेडरेशन की स्थापना की थी 1942 में। अखिल भारतीय जनजाति संघ का निर्माण इन्होंने किया और 1957 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना इन्होंने की। क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ? चित्रकला की बसोहली शैली का विकास हुआ हिमाचल में। तो आधुनिक हिमाचल के इर्द गिर्द हिमालय की तलछटी का इलाका था और 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो अलग से प्रश्न पूछा जाए कि रसमंजरी के लेखक कौन? भानुदत्त। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेर शासकों ने अपने अभिलेख में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया है? चेर शासकों ने अपने अभिलेख में मलयालम लिपि और भाषा का प्रयोग किया है। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित है तथा इस स्थान के जो खंडर हैं वो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। तो हम्पी जो है वो नगर, हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटियों में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडर से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी और किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली या जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी कहाँ मिलेगा आपको? वर्तमान कर्नाटक, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल। नंबर 14 है, विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पर है?
कहाँ पर, ये भी हम्पी में ही है। तो विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के राजा नाम था उनका कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी में करवाया जो थी हम्पी। और इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभों से संगीत में स्वर निकलते हैं भाई। नंबर 15 है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो एक शिव मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये भी हम्पी में ही स्थित है। तो विजयनगर काल में बिना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। और मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। और देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। नंबर 16 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? किस वस्तु के? रेशमी वस्तुओं के उत्पादन के लिए उभरा। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। क्वेश्चन नंबर 17 है किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? किसको? सूरत को। तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया? कौन सा पत्तन है वो? मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसको बोला जाता है नगर जो है कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। और 17वीं सदी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था ये। हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया क्योंकि तब तक यह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था और मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है 18वीं सदी में बम्बई कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? कौन रहते थे? भारतीय कारीगर भी रहते थे और सौदागर दोनों रहते थे। तो 18वीं सदी में बम्बई कलकत्ता मद्रास नगरों का उदय हुआ और साथ ही शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। और ब्लैक यानी देसी देशवासियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। क्वेश्चन नंबर 20 है चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? किसके निर्माण के लिए? कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी। तो 20 क्वेश्चन है 1/3 की है माइनस मार्किंग, 150 प्रश्न आएंगे और 17 तक इस टेस्ट में आपके सही होने चाहिए। लेसन देखने के लिए धन्यवाद।